हैं केजरीवाल जी के ऊपर। केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा समन किया गया है, बुलाया गया है। किस बात के लिए कि साहब आप भी आइए, आपके दो नेताओं ने शराब घोटाले में जिस प्रकार से नाम की लिप्तता पाई गई है, नाम आपका भी आ रहा है कि टॉप अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी, आपको बुला रहे हैं जांच के लिए, कृपया करके पधारिए। केजरीवाल जी को ईडी के द्वारा पहला समन पिछले साल 7 अक्टूबर को जारी किया गया था, जिसमें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया था, और दूसरा समन का मतलब होता है बुलावा, 18 दिसंबर 23 को भेजा गया, जिसमें उन्हें 21 दिसंबर 2023 को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए कहा गया। तीसरे समन में उन्हें बुधवार को पेश होने के लिए कहा गया। तीसरे समन में भी सीएम साहब नहीं पहुंचे और इन्होंने कहा कि अभी मैं विपासना के लिए ध्यान लगाने के लिए जा रहा हूं, बाद में बात करेंगे। यानी कि ईडी के बुलावे पर सीएम साहब नहीं पहुंचे। केजरीवाल को समन भेजा क्यों था? इसलिए भेजा था क्योंकि जो चार्जशीट ईडी ने तैयार की है उसमें अरविंद केजरीवाल के नाम का भी जिक्र हो रहा है। आरोप पत्र के अंदर अदालत में जो बताया गया है वो ये है कि दिल्ली आबकारी नीति जो 21-22 में बनी थी, उसमें शीर्ष नेताओं के द्वारा उसको बनाया गया था, जिसमें अवैध धन जमा करके उसे अपने पास लाया जा सके। ईडी ने दावा किया कि यह नीति अवैध और आपराधिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए जानबूझकर कमियों के साथ बनाई गई थी। अब सवाल बना, ऐसा क्या हुआ था? असल में हाल इस पे डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी शॉर्ट रूप में आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि दिल्ली में जहां पुरानी शराब नीति के तहत एक बोतल 750 ml की 530 रुपए की हुआ करती थी, उसे 560 रुपए की कर दिया गया। क्या यह घोटाला था? नहीं साहब, बात यह थी कि यहां पर कारोबारी का मुनाफा जहां पहले 33 रुपए हुआ करता था, नई शराब नीति में कारोबारी का मुनाफा 363 रुपए कर दिया गया। अब यह बड़ा सवाल बना। बड़ा सवाल कैसे बना, अब मैं उसको आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। पहले जो शराब बेचते थे उससे सरकार को 329 रुपए का फायदा होता था। इसका मतलब समझिए, शराब बिक रही है, टैक्सेशन है, टैक्सेशन से सरकार को मुनाफा हो रहा है और उस पैसे से सरकार विकास के कार्य करा रही है। एक ऐसी नीति आती है जिसमें सरकार खुद का मुनाफा बहुत मिनिमम कर लेती है और जो कारोबारी है उसका मुनाफा बढ़ा देती है। कारोबारी का मुनाफा अगर बढ़ रहा है तो बड़ा सवाल यह है कि सरकार ऐसी नीति लाएगी क्यों जिससे कारोबारी का मुनाफा बढ़े? तो फिर यहीं से भ्रष्टाचार की बू आने लगती है। कैसे? कि भाई साहब, कारोबारी को जो पैसा जाएगा, कारोबारी कौन सा? जिसने शराब बनाई है। शराब बनाने वाले ने जो पैसा मुनाफे में कमाया वो सरकारी खाते में नहीं आया, तो फिर क्या हुआ? उसने अपने हित धारकों को, जिसने ऐसी नीति बनाई जिसमें कारोबारियों का मुनाफा बढ़ा दिया, वो अपने आकाओं के पास अपने मुनाफे में से पैसा पहुंचाएगा। पैसा पहुंचाया गया पंजाब चुनाव में। ऐसी जानकारी जांच एजेंसीज को लगने लगी कि साहब ये जो लाभ कारोबारी तक पहुंच रहा है, ये सीधा तरीका है कि चुनाव में पैसा डाइवर्ट किया जाएगा। और यही चीज जो है ये बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गई शराब घोटाले के अंदर। हालांकि इस विषय पर निरंतर जांच चल रही है। अपनी तरफ से चूंकि कोई सफाई ये नहीं दे पाई है केजरीवाल सरकार, कोर्ट भी इनकी सुनवाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मामला ही इतना संदिग्ध है कि भाई ये कैसे, मतलब कोई भी सरकार अपना कोटा खाली क्यों करेगी? इतना बढ़िया लाभ कमा रहे थे, अचानक कारोबारी हितैषी कैसे हो गए? आप तो आम जन की चर्चा करते थे ना, गरीबों के हितों की बात करते थे, अमीरों को लाभ कैसे पहुंचाने लग गए? ये बड़ा सवाल बनने लगा। बड़ा सवाल बनने लगा तो निश्चित ही घोटाले की जांच निकल कर आई। ईडी और सीबीआई दिल्ली शराब नीति के अंदर अपने अपने लेवल पर जांच करना शुरू कर दी। सीबीआई की जांच में शराब नीति बनाने वाले समय पर अनियमितताओं पर जो ध्यान था वो केंद्रित किया गया और ईडी ने कहा कि ये जो पैसा है ना, कौन सा पैसा, ये जो 363 रुपए का मुनाफा है, ये घूम फिर के पहुंचा तो इन्हीं के लाभ के लिए है। तो जब पैसा गोल गोल घूमकर आप तक पहुंचता है, इसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। यानी कि पैसा जब आप तक पहुंचाने के इनडायरेक्ट तरीके अपनाए जाएं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा बन जाते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन लोगों की जांच होना शुरू हुआ। जो संजय सिंह और मनीष सिसोदिया आए दिन बैठ करके केंद्र को मोटिवेट किया करते थे कि अगर हम गलत हैं तो हमें गिरफ्तार करो, हमें जांच करो। जांच एजेंसीज ने इन्हें प्रॉपर तरीके से जांच करने के लिए बुला ही लिया और बुला करके इन्हें इनके जो गलत काम थे उनके हिसाब से जेल में डाल भी दिया।